हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी कि कैसे जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के अंदर कन्वर्ट हुआ। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड, जो नेशनल असेंबली थी उसने ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन के 1791 के अंदर, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि मोनार्च की जो पावर है उसको लिमिट करना, यानी उसकी पावर पर नियंत्रण, राजा की पावर पर नियंत्रण करना। दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, और ये जो पावर थी एक इंसान के हाथ में न रह के अब इसको सेपरेटेड कर दिया गया था, इसको बांट दिया गया था अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और वो इंस्टीट्यूशन थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इसने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब क्या होता है कि जिसमें राजा और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिलकर काम करते हैं। अब ये जो आपका डायग्राम देखो, इसमें दे रखा है कि इसमें दो टाइप के तो सिटीजन दे रखे हैं। एक तो है आपका एक्टिव सिटीजन और दूसरा है आपका पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जो कि अपनी 3 दिन की सैलरी देते हैं और ये ही लोग वोट दे सकते हैं। और ये जो सिटीजन्स हैं वो 4 मिलियंस हैं 28 मिलियन में से। और ये हैं पैसिव सिटीजन जिनको कि वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो एक्टिव सिटीजन्स वो हो गए जिन्हें कि वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन पैसिव सिटीजन्स वो हो गए जिन्हें कि वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये आपके एक्टिव सिटीजन्स और ये हैं आपके पैसिव सिटीजन्स जिनको कि वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और ये जो हैं वो 3 मिलियंस मैन, वुमेन, विमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूथ, जो कि 25 एज से कम होते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। एक्टिव सिटीजन्स वोट देते हैं, यानी कि जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टर्स, जो जिसमें कि 50,000 मैन्स होते हैं, यानी कि ये लोग पहले वोट देते हैं इलेक्टर्स को, 50,000 मैन्स को। फिर उसके बाद जिनको इन्होंने चुना है, यानी जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है, ये बनाते हैं नेशनल असेंबली, जिसके अंदर 745 मेंबर्स हैं। और 745 मेंबर्स क्या काम करते हैं? ये लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर आपको पता है क्या होता है? जो कानून बनाने का काम करता है उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेचर क्या काम करता है? लेजिस्लेचर मेक्स अ लॉ। और देन उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स क्या काम करते हैं? इम्प्लीमेंट द लॉ, एंड जुडिशरी लुक आफ्टर द लॉ। और इसके अंदर जजेस वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें दे रखा है कि जो लेजिस्लेचर है वो उसका कंट्रोल किस पर होगा? राजा पर। लेकिन राजा के पास वीटो की पावर होती है। वीटो मतलब होता है ना कहने के, किसी भी मुद्दे पर या किसी भी इशू पर अगर वो ना, एक बार राजा ने मना कर दिया, वो काम नहीं होगा। तो जो नेशनल असेंबली है जिसमें 745 मेंबर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं राजा को, लेकिन राजा के पास पावर है वीटो की, यानी एक तरह से जो राजा है वो भी कंट्रोल कर रहा है इनको। और इसके अलावा जो नेशनल असेंबली है वो कंट्रोल करती है मिनिस्टर्स को। तो लेजिस्लेचर का क्या काम है? एक तो राजा को कंट्रोल करना, दूसरा मिनिस्टर्स को। लेकिन राजा के पास पावर है वीटो की। तो यानी कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया? मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद अब ये जो एक्टिव सिटीजन है जिन्होंने कि पहले इलेक्टर्स को वोट दिया था, जिसमें 50,000 मैन थे, यही जो एक्टिव सिटीजन्स हैं ये वोट देते हैं जजेस के लिए, जो कि जुडिशरी बनाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जज भी राजा के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो ये सारा था आपका डायग्राम के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने कानून बनाने की जो पावर थी वो नेशनल असेंबली को दे दी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। दैट इज सिटीजन्स। और जो अभी आपने देखा था कि जो सिटीजन्स जो वोट करते हैं ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, हु इन टर्न चूज असेंबली, और जो बाद में असेंबली को चूज करते हैं। इसमें सारे सिटीजन्स वोट नहीं देते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, केवल मैंस को होता है, और वो भी 25 ईयर्स से अबव एज के मैन को।
हु पेड द टैक्सेस, जो टैक्स देते हैं एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस, जो भी 3 दिन की उनकी सैलरी है उसको वो टैक्स के रूप में देते हैं, तो ही उनको जो स्टेटस दिया जाता है एक्टिव सिटीजन का, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, और इसी वजह से वो वोट देने के अधिकारी बन जाते हैं। द रिमेन मैन एंड वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव, और बाकी जो बचे हुए आदमी और औरत होते हैं वो पैसिव क्लास में आते हैं, यानी कि जो वोट नहीं दे सकते। और अगर किसी को क्वालिफाई करना है इलेक्टर के रूप में, तो दैन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, या तो मेंबर होना चाहिए असेंबली का, अ मैन हैड टू बिलोंग द हायर ब्रैकेट टैक्स पेयर, यानी जो मेंबर बनना चाहता है असेंबली का, या तो वो मेंबर हो असेंबली का, या फिर उसके या वो ज़्यादा टैक्स देता हो, तो वो क्वालिफाई कर सकता है किसके रूप में, इलेक्टर्स के रूप में। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हो गया, उसने डिक्लेरेशन किया जो राइट्स हैं मैन और सिटीजन्स के बारे में, कि भाई मैन और सिटीजन के ये राइट्स हैं। राइट्स कौन से, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, कौन कौन से अधिकारों के बारे में बात की गई है, जैसे कि जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, मत देने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वर इस्टेब्लिश एज अ नेचुरल, इनको नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट्स के रूप में माना गया, इनको इस्टेब्लिश किया गया। दैट इज़ वाई दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन, और इसी वजह से ये हर व्यक्ति से बिलोंग करते थे बाय बर्थ जन्म से, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और इनको इनसे छीना नहीं जा सकता था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट की ड्यूटी होती थी कि वो प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स के नेचुरल राइट को। तो नेचुरल राइट आपको समझ में आ गए, जो जन्म से दिए जाते थे वो इनके नेचुरल राइट्स में आ गए। ये कुछ इनके पॉलिटिकल सिम्बल्स वगैरह दे रखे हैं, जैसे ब्रोकन चेन, इसका मतलब होता है चेन्स वर यूज्ड, ये जो चेन्स हैं वो ज़्यादातर स्लेव्स को बांधने के लिए यूज़ की जाती हैं, और ब्रोकन चेन मतलब ये होता है कि उनको गुलामी से आज़ादी मिल गई। और ये दे दिया इसमें बंडल ऑफ रॉड्स और फेसिंग, वन रॉड जो है इजीली टूट जाता है, लेकिन पूरा जो बंडल है रॉड का वो नहीं टूटता है इजीली, और ये स्ट्रेंथ को शो करता है, यानी कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में शक्ति है। ये आई दे रखी है, आई ट्राइंगल के अंदर रेडिएटिंग लाइट, जिसमें से लाइट निकल रही है। ऑल द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, जो भी आई है वो नॉलेज को स्टैंड करती है। और जो रेज निकल रही हैं सन की, विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और ये इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, उनको हटा रही है। ठीक है, तो ये इसको शो किया गया है। और ये दे दिया इन्होंने स्क्रिप्टरी सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर का सिंबल है। और ये स्नेक है जिसने अपनी पूंछ अपने मुंह में ले रखी है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, और ये एक रिंग का फॉर्म बना रहा है, ये सिंबल है एटर्निटी। रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग और नॉर एंड, इस रिंग का न तो शुरुआत है और न ही कोई अंत है। ये कैप दे रखी है, जो कैप शो कर रही है, इसको बोलते हैं रेड फ्री बिकमिंग फ्री, जब वो आज़ाद हो गए तब उन्होंने ये रेड कैप पहनी थी। ब्लू वाइट रेड, ये नेशनल कलर है फ्रांस के। और ये विंग्ड वुमेन, ये शो कर रही है पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, कि भाई जो लॉ है वो पर्सनिफिकेशन है। और ये जो आपका है द लॉ टैबलेट्स, ये टैबलेट दे रखा है जिसके ऊपर कानून लिखे हुए हैं। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये था सारा आपका किस प्रकार से मोनार्च कॉन्स्टिट्यूशन आया था। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस एब्लिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक, कैसे जो फ्रांस था उसने मोनार्ची को ख़त्म किया, यानी जो राजा की पावर थी उसको ख़त्म किया, और कैसे वो रिपब्लिक बना। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू, जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो कंटिन्यू टेंस बनी रही कुछ फॉलोइंग, जो भी आगे आने वाली ईयर्स के अंदर।
हालांकि ऑल दो लुई 16 हैड साइन, हालांकि जो लुई 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया था, ही एंटर इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन, और उसने सीक्रेट नेगोशिएशन एंटर किया था विद द किंग ऑफ रूसिया, रूसिया के साथ उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया था, रूलर ऑफ द अदर नेबरिंग डेवलपमेंट इन फ्रांस। और जो पड़ोसी देश थे फ्रांस के पास वाले, जब उन्होंने देखा कि भाई फ्रांस के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है, इससे आसपास के जो पड़ोसी देश थे वो भी चिंतित हो गए। एंड मेड अ प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई कि वो एक टुकड़ी भेजेंगे, सेना की टुकड़ी भेजेंगे, जो कि पुट डाउन द इवेंट, जो कि ये जो इवेंट चल रहे हैं फ्रांस के अंदर उसको रोकने का काम करेंगे। देयर इज सेंस इन द समर 1789 के अंदर, बिफोर इससे पहले कि ये कुछ हो पाता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, जो नेशनल असेंबली थी उसमें वोटिंग हुई अप्रैल 1792 के अंदर, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, जो हज़ारों वॉलंटियर्स थे, चॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस, उनको अपने प्रोविंसेस से जाना पड़ा आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। दिस और दिस वॉर, और जब उन्होंने ये वॉर को देखा, वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग, कि भाई जो राज एंड एरिस्टोक्रेसीज या जो एरिस्टोक्रेसीज हैं इनके खिलाफ लड़ाई हो रही है ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर। अमंग द पैट्रोटिक सॉन्ग, और उन्होंने एक पैट्रोटिक सॉन्ग गाया, वॉज द मार्सिलिसेस, ये पैट्रोटिक सॉन्ग है उनका मार्सिलिसेस, कंपोज बाय द पोएट रॉबर्ट, जिसको कि कंपोज किया था रॉबर्ट जे एल इसले ने। इट वॉज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार गाया गया था वॉलेंटियर्स के थ्रू मार्सिलीज के अंदर। दे मार्च, एज दे मार्च, जब वो मार्च कर रहे थे इनटू पेरिस, पेरिस के अंदर, एंड सो गॉट इट्स नेम, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया। द मार्सिलीज इज नाउ द नेशनल एंथम, अब जो मार्सिलीज है वो क्या है, नेशनल एंथम बन गया है फ्रांस का। द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस, और जो रिवोल्यूशनरी वॉर था, जो क्रांतिकारी युद्ध हो रहा था, उससे काफ़ी लॉस हुआ, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई लोगों को। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग, जो आदमी थे वो मुकाबला कर रही थी विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, मतलब उनके सामने अपने जीवन को पालना, कमाना और साथ में अपने परिवार को देखना, ये जो जिम्मेवारी थी वो औरतों के ऊपर आ गई थी, क्योंकि जो आदमी थे वो कहाँ थे, वो फ्रंट पर लड़ाई लड़ने गए थे या उनको जाना पड़ा। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी, वर कन्विंस्ड, वो राजी हो गई, दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट। और वो लोग ये चाहते थे कि जो रिवोल्यूशन है, जो क्रांति है, वो आगे तक चले, जब तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, इसको ये पॉलिटिकल राइट्स दे। पॉलिटिकल क्लब्स थे वो इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट्स बने लोगों के, जो कि चाहते थे, हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकें, एंड द प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन, उनके फॉर्म ऑफ एक्शन के रूप में। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब, और जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था इस क्लब के अंदर, उस क्लब का नाम था द जैकोबिन। जैकोबिन क्लब था ये, जो सबसे ज़्यादा था ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकोब, इनके नाम से इस क्लब का नाम डाला गया था जैकोबिन। वुमेन्स, जो वुमेन थी वो भी एक्टिव हो गई इसके अंदर थ्रू आउट दिस पीरियड एंड फॉर्म देयर ओन क्लब, इन्होंने भी अपने क्लब्स बना लिए। जो सेक्शन 4 है उसमें इसके बारे में बताया गया ज़्यादा कि क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी और क्या उनके डिमांड थे।
द मेंबर ऑफ जैकोबिन, जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, बिलोंग द मेनली, ये बिलोंग करते थे, जैकोबिन के जो मेंबर्स थे वो बिलोंग करते थे खासकर कि लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से। दे इंक्लूड, इनके अंदर इंक्लूड होते थे, दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, इसमें स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस सच एज शू मेकर, जैसे कि शू मेकर्स वगैरह हैं वो भी शामिल होते थे। इसके अलावा पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स, ये सभी जो मेंबर्स थे या जो डेली वेजेस पर काम करने वाले थे वो सब मेंबर थे जैकोबिन क्लब के। देयर लीडर वॉज, इनका जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी ये नाम था इनके लीडर का। अगर आपसे पूछा जाए कि जैकोबिन क्लब का लीडर का क्या नाम था या नेम द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, तो उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे तो ये आप उनको बता सकते हैं। लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स, और जो बहुत बड़ा ग्रुप था जैकोबिन का, डिसाइड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। अब इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बहुत लंबा स्ट्रिप ट्राउज़र पहनेंगे, सिमिलर टू दोज, उनके जैसा होगा जो डॉक वर्कर्स पहनते हैं उसके जैसा। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ, और ये जो था उन्होंने सेट किया अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि फैशनेबल सेक्शन था सोसाइटी का, स्पेशली नॉबल्स, खास करके नॉबल्स ने, हु वोर द नी ब्रेचेस, जो कि नी ब्रेचेस पहनते थे। कॉन्वेंट बोलते हैं बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, ऐसी बिल्डिंग जो कि कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो कि डिवोटी है रिलीजियस लाइफ से। ये इन्होंने सैन क्लूटोस कपल है जिन्होंने इनके ड्रेसअप भी उन्होंने बता रखा कि क्या इन्होंने पहन रखा है। was the way proclaiming the end of the power wielded by wearers of knee breeches, और जो नी ब्रेचेस पहनने वाले थे उनकी पावर को ख़त्म करने का काम कर रही थी। these Jacobins came to be known as the सैन क्लूटो, अभी आपने फ़ोटो देखी थी जिसकी, ये जो जैकोबिन थे इनको किस नाम से जाना जाता था, सैन्स क्लूटोज, जिसका मतलब होता है, लिटरली जिसका मीनिंग होता है दोज हु विदाउट नी ब्रेचेस, ऐसे जो कि बिना नी ब्रेचेस के होते हैं। सैन्स क्लूटोज मैन वोर इन एडिशन टू रेड कैप, आपने देखा होगा कि इन्होंने रेड कैप पहन रखी थी, दैट सिम्बलाइज, जो कि सिम्बलाइज करता था लिबर्टी को यानी आज़ादी को, और जो वुमेन्स थी वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन औरतों को ये सब करना मना था। इन द समर 1792 के अंदर जैकोबिन्स प्लान, इन्होंने एक प्लान किया था, एंड इंसरेक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियन हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड, कि भाई वो इंसरेक्शन, जो बहुत सारे जो पार्सियंस हैं वो गुस्से में आ गए थे क्योंकि जो फूड की सप्लाई थी वो सही से नहीं हो रही थी, या शॉर्ट सप्लाई थी फूड की, और जो प्राइसेस थे फूड के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे कि जो पार्सियंस थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ऑन द मॉर्निंग, और एक सुबह 10 अगस्त की सुबह दे स्ट्रॉम, और उन्होंने प्लेस पर, जो पैलेस था उस पर धावा बोल दिया, ऑफ द टर्टलीज ट्यूलरीज, जो पैलेस का नाम था वो था ट्यूलरीज, इस पर किसने धावा बोला था, पार्सियंस ने। मास्केड द किंग गार्ड्स, और जो किंग के जो गार्ड्स थे उनको उन्होंने मार दिया, एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज द होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और उन्होंने जो किंग था उनको घेर लिया कई घंटों तक,
लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और उसके बाद जो असेंबली थी उसने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है उसको जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, उसके बाद इलेक्शंस हुए। फ्रॉम नाउ ऑल मैन, जितने भी मैन थे 21 ईयर से अबव, वो रिगार्डलेस चाहे वो वेल्दी हो, गॉट द राइट टू वोट, उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि वो वोट दे सकें। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, फिर एक नई इलेक्टेड असेंबली थी जिसको कि नाम दिया गया कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी। ऑन 21 सितंबर 1792 के अंदर इट एबलाइज द मोनार्ची, उसने जो राजा का शासन था राजा उसको ख़त्म कर दिया, एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक, और उन्होंने मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक के रूप में। रिपब्लिक क्या होता है कि रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक प्रकार की सरकार होती है जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो अपनी सरकार को चुनते हैं, उसको रिपब्लिक कहा जाता है। द गवर्नमेंट इंक्लूड द हेड ऑफ, और जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूड करती है गवर्नमेंट इंक्लूड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड होता है। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्ची, और उसके अंदर कोई भी हेरिडेटरी मोनार्ची नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था या वो किसी को उत्तराधिकारी बना देता था तो वो राजा बनता था, लेकिन रिपब्लिक के अंदर ये होता है कि उसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि लोग अपनी सरकार चुनते हैं और वो जिसको वो चुनते हैं वो ही सरकार चलाता है। लुई 16 वॉज सेंटेंस, और उसके बाद लुई 16 को मौत की सज़ा सुना दी गई बाय द कोर्ट, कोर्ट ने उसको मौत की सज़ा सुनाई ऑन चार्ज ऑफ ट्रेजन, ट्रेजन के चार्ज के अंदर। ऑन 21 जनवरी 1793 के अंदर एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, और उनको सबके सामने पब्लिकली उनको सबके सामने लाकर और उनको फांसी दे दी गई, मार दिया गया। एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, द क्वीन मैरी एंटोनेटी मैट विद द सेम फैट शॉर्टली आफ्टर, और उसके बाद जो रानी थी मैरी एंटोनी, उनके साथ भी वही हुआ जो लुई 16 के साथ हुआ था कुछ समय बाद। द रेन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का राज्य रेन बोलते हैं राज को, तो आतंक का राज था ये, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जो पढ़ाया है उस पर ध्यान दें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।